हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1, उसमें हम अब बहुत आगे आ चुके हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था गॉस लॉ का यूज़ करके हमने वेरियस क्वेश्चन करे थे और क्या कहते हैं अपने कोन की वजह से वो डेरिवेशन भी करी थी कि फ्लक्स थ्रू कोन कितनी आएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे, पार्ट 15 है ये हमारा, कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेनली तो इसकी 3 एप्लीकेशन है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, ठीक है ना। मेनली इसकी 3, एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर्स की वजह से क्या बनती है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। और एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर्स की वजह से क्या बनती है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो मेनली ये 3 यूजेज हैं इसके, ठीक है। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैसे निकाले हम गॉस लॉ का यूज़ करके, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्फीयर। तो ड्यू टू मतलब इन सब की वजह से क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको हम निकालते हैं गॉस लॉ का यूज़ करके। कैसे? तो चलिए देखते हैं अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट इनफाइनाइट कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। और ये यूनिफॉर्म चार्ज है, ठीक है ना, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो इसने बोला है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग बहुत लंबी वायर है। ये एक वायर ले ली मैंने, मेरा बोर्ड तो छोटा सी है, वायर तो इनफाइनाइट तक गई है। यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रखे हैं, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी। बोर्ड तो छोटा सी है, आपकी कॉपी भी छोटी सी है तो छोटी सी बना सकते हैं हम, तो ठीक। अब तुमसे देखो, ये अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है ना। इस तरफ भी यही बनेगी, सेम टू सेम, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब क्योंकि यहाँ लेंथ पे बात हो रही है तो हम लैम्डा को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। चार्ज की डेंसिटी भी आप इसको बोल सकते हो लेंथ वाइज, ठीक है ना। लेंथ वाइज क्या डेंसिटी है, ठीक है ना। तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ में है, इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे सवाल किया गया कि इस तार, इस ये जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसको कोई एक पॉइंट दिया गया यहाँ से r डिस्टेंस दूर, यहाँ से r डिस्टेंस दूर यहाँ से टाउ, इस P पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस वायर की वजह से, आपको वो बताया। तो वो हम कैसे बताएंगे सर? वो हम कैसे बताएंगे? अब देखो, इसको हम कैसे बताते हैं, हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉस लॉ लगाएंगे यहाँ पर हम ये बताने के लिए। और गॉस लॉ कैसे लगाएंगे? पहले गॉसियन सरफेस आना चाहिए, गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम। और वो कैसे बनाएंगे? सिमेट्रिक बनाएंगे। सिमेट्रिक क्यों? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक हो, हर जगह हम उसको लगा सकें, ठीक है। और सारे सरफेस पर सेम होनी चाहिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी हम इसको सिमेट्रिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब इस वायर में हम कैसा गॉसियन सरफेस बना पाएंगे सिमेट्रिक? तो वो एक सिलेंडर बना पाएंगे हम, एक सिलेंडर सिमेट्रिक सरफेस हम बना पाएंगे ऐसा कुछ इस प्रकार से, ऐसे कुछ इस प्रकार से। क्योंकि वायर भी एक तरह से क्या होती है, सिलेंडर का ही टाइप है, इसलिए हम इसका सिलेंडर टाइप बनाएंगे, ठीक है ना। एक बार मैं इसको रब करके बढ़िया से आपको दिखाता हूँ कैसे इसका गॉसियन सरफेस बनाएंगे और हम इसको कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे। अब देखो, तो हमारे पास ये एक वायर थी, तो मैं छोटी बना रहा हूँ इसको, ठीक है ना, ताकि मैं गॉसियन सरफेस भी बनाना है, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव चार्ज से भरपूर ये वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा? एक सिलेंडर होगा। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए सबको, ठीक है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो अब मुझसे यहाँ किसी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से r डिस्टेंस मुझे पूछा है, तो मैं उतने ही रेडियस का मैं एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। उतने ही रेडियस का जितने डिस्टेंस पे पूछा मैं एक सिलेंडर, ताकि यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड में बता पाऊँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है ना। मान लो इसकी लेंथ कुछ l है, ठीक है ना, मान लो, ठीक है ना, मैंने कंस्ट्रक्ट किया मैंने, ठीक है। तो ये बन गया इसका गॉसियन सरफेस, ठीक है। आइए सबको क्लियर हो, तो साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो इसका गॉसियन सरफेस बन गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना तुम लोग। अब अगर मैं देखो ये r डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पर तुमसे इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, अब बहुत बड़ी वायर है सर, पॉइंट पे बता नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, टुकड़ा काट लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना। इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ, है ना, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर बाहर की तरफ। तो अगर मैं छोटा टुकड़ा यहाँ पे DA काट लूँ, DA टुकड़े में से E इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी, तो छोटा टुकड़ा DA काट लूँ तो वो भी ऐसे होगा परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है ना। अभी इतना समझ 0 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें। तो मतलब कर्व्ड सरफेस पे कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी यही ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ। कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस की तरफ जो एंगल थीटा आएगा वो 0 डिग्री आएगा। अब ये वाले सरफेस देख लेते हैं, लेटरल वाले ये सर्कल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर ऐसी ही है, ऐसी है, इस एरिया की वजह से ऐसी है या फिर ऐसी है। लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है 3D सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे आएगा। तो जब 90 डिग्री आ गया एरिया और इलेक्ट्रिक बीच के बीच का एंगल, तो cos 90 जीरो होता है। तो यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं बनेगी, यहाँ पे फ्लक्स जीरो होगी, यहाँ पे फ्लक्स जीरो होगी, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स जीरो होगी, समझ रहे बात को। अब सेकंड में भी यही केस है, यहाँ पे भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब सुनना बात को, मैंने आपको क्यों बताया सारी चीज़ें। अगर मैं इस क्या कहते हैं इसको क्या रहा कि इस क्या कहते हैं, इस सिलेंडर पर गॉस लॉ लगा दूँ, तो गॉस लॉ अगर मैं सिलेंडर पे लगा दूँ तो मुझे पता है गॉस लॉ से कि फ्लक्स थ्रू सिलेंडर में से कितनी फ्लक्स निकलेगी, जितना चार्ज है इसके अंदर, ये चार्ज ही तो है, ये जो वायर मैंने डाली इसके अंदर इंक्लोज की, ये तो चार्ज होता है बीचों बीच, तो जितना चार्ज है इसमें क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इतनी इसमें से क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, इतनी इसमें से फ्लक्स बाहर आएगी, कहोगे यस सर। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ये क्लोज लगा देते हैं क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ मैंने बताया था गॉस लॉ वाले पार्ट में, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, कैसे, एरिया वाइज, ठीक है ना, एरिया वाइज निकालते हैं। तो अब देखो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कैसे निकालेंगे, जितनी कर्व्ड सरफेस एरिया में कितनी फ्लक्स बन रही है, ऊपर नीचे कितनी फ्लक्स बन रही है, तो ऊपर नीचे तो जीरो बन रही है, ऊपर नीचे फ्लक्स तो जीरो बन रही है, तो कर्व्ड सरफेस की एरिया की वजह से कितनी फ्लक्स बन रही है, वही टोटल फ्लक्स होगी सिलेंडर की, ठीक है। तो वो कितनी है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 1 होता है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ई डी ए, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी की वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ लो बात को, ई किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वायर की कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, ई बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, अब डी ए क्या है, देखो डी ए क्या है, ये भी बात को समझना है, डी ए क्या है, ये छोटी छोटी डी ए सारा कर्व्ड सरफेस है, इसका कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर है डी ए, क्योंकि कर्व्ड सरफेस में बन रही है, तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एल, आर क्या है इसका, ये जो स्मॉल आर, तो इस सबको इंटीग्रेट करूंगा तो डी ए करके बड़ा एरिया आ जाएगा, ई डी ए बन गया, ई ए बन गया है बड़ा एरिया, और बड़ा एरिया क्या है 2 पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही तो है डी ए करके, ठीक है 2 पाई आर, ठीक है, इतना क्लियर सबको। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर आ गई मेरे पास ई इंटू 2 पाई आर एल, और देखो ये भी फ्लक्स थ्रू सिलेंडर है, ये भी फ्लक्स थ्रू सिलेंडर है, क्या मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो सर, बिल्कुल रख सकते हो, मैं दोनों को इक्वल रख देता हूँ। गॉस लॉ से मेरे को पता है फ्लक्स थ्रू सिलेंडर है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैंने इक्वल रख दिया जो मैंने अभी निकाला सिलेंडर की वजह से, ई इंटू 2 पाई आर एल, दोनों ही तो फ्लक्स है सिलेंडर की वजह से, ठीक है, इसको मैंने इसके इक्वल रख दिया। अब क्यू इनसाइड को मैं कुछ अलग प्रकार से लिखता हूँ, कैसे, हमने माना था कि ये जो वायर है इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका लैम्डा है, तो चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, लेंथ कितनी एल ही है, क्योंकि एल लेंथ ही अंदर है इसके, एल लेंथ ही अंदर है वायर की, तो क्यू लैम्डा इंटू एल क्या बन गया, क्यू बन गया, बस अब क्यू की जगह लैम्डा इंटू एल रख दो, क्योंकि मुझे लैम्डा के टर्म्स में चाहिए आंसर, ठीक। तो इस क्यू की जगह मैंने रखा लैम्डा इंटू एल, तो इस क्यू की जगह मैंने यहाँ पे देखो लिखा लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल से एल कटा और यहाँ पे देखो ई निकालना है, तो ई आ गया यहाँ से पाई अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, पाई कह रहा है, ये लैम्डा है, सॉरी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, स्टार की वजह से, एक पॉइंट पर इतनी आ गई, ठीक है ना। लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी 2 पाई, ये देखो ये भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट क्योंकि परमिटिविटी है, आर देखो, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, होता भी है सर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मतलब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो ई और आर का ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है ना, तो ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर हो गए। प्यारा लॉ क्या करना था हमने, देखो गॉस लॉ का यूज करके हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक, हम क्या एक इनफाइनाइट लॉग वायर से r डिस्टेंस दूर पर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी, तो सर ऐसे तो हम पता नहीं सर, हमने गॉस लॉ का यूज किया, हमने गॉसियन सरफेस बनाया, सिलेंडर बनाया वायर के आसपास, ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे इस तार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी रेडियली आउटवर्ड। अब डी एरिया छोटा एरिया मान के हमने करा, क्योंकि छोटे एरिया की वजह से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, मतलब छोटे एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल पॉइंट से निकलेगी ना बाहर, क्योंकि पॉइंट पे खेलते हैं हम,
पॉइंट पॉइंट पर खेलते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं हम टी एरिया काट के, ठीक है। अब देखो गॉस लॉ लगाया हमने, तो 5 सिलेंडर की वजह से हमें पता है कितना होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमने अपने आप निकाला जब इस डायग्राम को देखकर जब हमने फाई निकाला तो वो है ई डी ए कोस जीरो, ई डी ए कांस्टेंट डी ए इंटीग्रेशन ए बन गया, ए कितना था कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर है, तो सिलेंडर की वजह से जो फ्लक्स है वो इतनी आ गई। अब हमने इसको और इसको इक्वल रख दिया और इसको इक्वल रखा, क्यू को हमने क्या लिखा लैम्डा इंटू एल लिखा, क्यू को हमने लैम्डा इंटू एल रखा और इसको जब हमने इक्वल रख दिया तो हमारे पास ई आ गया पाई अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया यहाँ से हमारे पास, और ई यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इनफाइनाइटली बाय ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और कैसे निकाले हमने गॉस लॉ का यूज करके। तो ये एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल सकते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करेंगे कोई क्वेश्चन, मान लो कुछ ऐसा दे दिया आपको कि आपको बता दिया कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दे दिया आपको एक, ठीक है ना। इसका आपको लैम्डा बता दिया, लैम्डा कितना होता है, लैम्डा मतलब चार्ज डेंसिटी बता दी इसकी आपको, मान लो है 2, ठीक है ना। इसकी आपको चार्ज डेंसिटी, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी आपको 2 दे दी, ठीक है। और आपको कहा कि इससे r डिस्टेंस दूर, r भी नहीं मान लो, इससे एक डिस्टेंस है r जो कि है आपका 4, इसको आप ले लो चलो इसको आप 1 मीटर ले लो, ठीक है ना। 1 मीटर दूर के डिस्टेंस पर इससे किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो कैसे बताओगे सर? हमें पता है गॉस लॉ का यूज करके हमने अभी निकाला इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, मैंने कहा बिल्कुल, ठीक है। और ये कह रखा है कि ये वैक्यूम में या एयर में है, सेम होती है क्योंकि वहाँ पे परमिटिविटी, ठीक है ना, इतना तो क्लियर है सब। तो हमने निकाला सर लैम्डा 2 है, 2 इंटू पाई कितना 22/7 ले लो, इंटू आर 1 दे रखा है, इंटू परमिटिविटी वो भी आपको दे देगा इसमें, ठीक है ना। परमिटिविटी मान लो उसने आपको दे दी कितनी दे दी, मान लो 2 दे दी, एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल 2 दे दी है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो निकल आएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके आपको। कई बार वो क्या करता है कि आपको फ्लक्स पहले से दे देता है, कुछ फ्लक्स दे देगा वो आपको, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ कैसे बनेगा इसमें। कई बार वो आपको फ्लक्स पहले से दे देगा कि फ्लक्स थ्रू इस इनफिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से फ्लक्स है समथिंग मान लो पाई एल अपॉन एन टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। आपसे फिर एन की वैल्यू पूछेगा तो उसमें भी आपको सेम ही करना है कि पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करके एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कुछ खास इसमें बनते नहीं और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। अब सिलेंडर्स में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गॉस लॉ का यूज करके, ठीक है। गॉस लॉ का यूज करके हम सिलेंडर्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, अब देखो जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में भी बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है ना। टाइप्स आ जाते हैं सिलेंडर में बहुत सारे। कौन कौन से टाइप आते हैं सिलेंडर्स में? हमारे पास पहला टाइप आता है सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर्स, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर्स, नोट करते जाना साथ के साथ। सेकंड आते हैं हमारे पास होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, एक तो सॉलिड है जो कि भरे हुए हैं, यहाँ पे एक होलो है जो अंदर से खोखले हैं। थर्ड आता है हमारे पास होलो नॉट कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है ना। होलो नॉन कंडक्टिंग मतलब ये खोखले हैं लेकिन कंडक्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर्स, ठीक है ना, ठीक है ना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग भी लिख ही लो, चलो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग भी लिख लो। 4 टाइप है टोटल, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब देखो एक है सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड है सिलेंडर मतलब भरा हुआ है और वो चार्ज को कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टर मतलब कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड नॉन मतलब इंसुलेटर है, सॉलिड है कंडक्टर। होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टर से खोखला है, होलो सॉलिड। अब जो बेसिकली ये तीनों है, बेसिकली ये तीनों सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इन तीनों केस में ध्यान सुना, इन तीनों केस में जो चार्ज होता है, चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है, चार्ज ऑन सरफेस, ठीक है ना। इन तीनों के सरफेस पे आपको चार्ज मिलेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं मिलता, वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं मिलता, इनके सरफेस पे चार्ज मिलता है आपको। सरफेस पे चार्ज मिलता है किस कंडीशन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी डायनेमिक्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं अभी हम। चार्ज रुका हुआ है अभी, कभी देखा आपने अभी चार्ज हमने चलाया कि नहीं चलाया, ठीक है ना। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में जो इनके जो ये तीनों केस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इन तीनों सिलेंडर के सरफेस पे रहेगा चार्ज, ठीक है ना। इन तीनों केस में सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, मतलब इन तीनों का सेम ही वो बनेगा, सेम इन तीनों की डेरिवेशन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। लेकिन अगर मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड है लेकिन कंडक्ट नहीं कर रहा चार्ज, इसकी बात करूं
तो इसमें चार्ज सरफेस पे नहीं होगा, इसमें अंदर होगा चार्ज, अंदर है चार्ज, अंदर है चार्ज, ठीक है ना, अंदर है चार्ज, इसमें चार्ज अंदर है, इसमें वॉल्यूम में चार्ज होता है, अंदर घुसा हुआ होता है चार्ज, लेकिन इसमें अंदर नहीं है, इसमें सरफेस पर है चार्ज। अभी और क्लियर होगा जब इसकी मैं डेरिवेशन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, क्लियर है सब, क्लियर है, ठीक। अब एक और बात सुनो, अब चार्ज क्योंकि सरफेस पे आ गया, सरफेस मतलब एरिया पे आ गया चार्ज, तो इसके लिए हम एक नया डेंसिटी वाला टर्म डिफाइन करते हैं। जब चार्ज सरफेस पे आ जाता है तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ये वाला सिग्मा, इसको हम बोलते हैं सरफेस या सरफेस नहीं, चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, पहले हम लेंथ पर चार्ज देख रहे थे क्योंकि लेंथ वाली चाहिए था हमें, लैम्डा वाला, ठीक है। लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमें पहले लेंथ से खेल रहे थे, अब हम एरिया से खेल रहे हैं, सरफेस मतलब का एरिया से खेल रहे हैं, तो हमें चार्ज पर यूनिट एरिया चाहिए, जो कि होता है सिग्मा। सिग्मा बोलते हैं इसको, मैथ में आपने देखा होगा सिग्मा, ये मेरे ख्याल से मेरे को याद नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाने के लिए शायद यूज होता है, ठीक है, वेरिएंस को पता नहीं कुछ ऐसे दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक। तो चलिए अब हम पहला केस देखते हैं। पहला केस हम देखेंगे वही तीनों वाला, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों का सेम ही केस बनता है। सॉलिड कंडक्टिंग ले लो या हॉलो कंडक्टिंग ले लो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग ले लो, तीनों का सेम ही केस बनेगा, ठीक है ना, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। इन तीनों में ही चार्ज जो है सरफेस पर है, इन तीनों में ही चार्ज सरफेस पर है। अब ये सिलेंडर है मान लो, होलो कंडक्टिंग जो मर्जी मान लो, उसको चार्ज कहाँ रहेगा, बस सरफेस पे रहेगा, प्लस 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 मान लिया, माइनस भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये चार्ज सरफेस पे रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अब इसी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं दो जगह बता सकता हूँ, एक तो इसके बाहर बता सकता हूँ कहीं पे, एक इसके अंदर भी तो बता सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा बिल्कुल, तो दो केस बनेंगे इसके भी, एक अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बाहर वाली निकालेंगे, है ना। तो पहले अंदर वाली निकाल के देख लेते हैं सर, पहले अंदर वाली निकाल के देख लेते हैं सर, मैंने कहा चलो देखते हैं। तो अब इस पे चार्ज सरफेस पे है, तो ये रहा हमारा प्यारा सा सिलेंडर, सिलेंडर। तो आर रेडियस का मान लो कुछ, हमने इनसाइड बतानी है, पहला केस हमारे पास इनसाइड वाला, इनसाइड बतानी है, इनसाइड कितनी है। अब सुना, इनसाइड निकालनी है तो मान लो इसका ये एक्सिस है सिलेंडर का, इससे कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पर अंदर ही ऐसा आर रखना है आपने जो छोटा हो बड़े आर से, मतलब इसके रेडियस से कम हो, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बतानी है इलेक्ट्रिक, अब यहाँ पे भी सर क्या करेंगे, आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंडर ही होगा इतने रेडियस का जहाँ से बतानी है, ये बन गया गॉसियन सरफेस, ये बन गया गॉसियन सरफेस। मैंने कहा बिल्कुल, इस पे चार्ज कैसा ऐसा बाहर है, सरफेस पे चार्ज, सरफेस पे चार्ज है, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल। अब सुनना मेरी बात, गॉसियन सरफेस हमने बनाया इसका सिलेंडर, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस हमने बना लिया, इसका सिलेंडर का सिलेंडर ही बना गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, वायर ही है टाइप का सिलेंडर, ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स अगर मैं निकालता हूँ इस छोटे सिलेंडर में, छोटे सिलेंडर में जब मैंने टोटल फ्लक्स निकालने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा पता चला कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, सर अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हम ऐसा मानते हैं बेटे कि अंदर भी ऐसी ही बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी बनती है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता किया गया कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही बनती है जैसी बाहर बन रही है, ठीक है ना, बाहर ही बनती है, अंदर हम दिखाते नहीं बेसिकली, अंदर हम दिखाते नहीं, ठीक है ना, लेकिन अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, ठीक है ना, तो अंदर भी ऐसे बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, छोटा एरिया मानते हैं हम डी है, तो यहाँ पे cos 0 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 बनता था, आपको पता था, यहाँ पे कुछ कोई फ्लक्स नहीं आती थी ऊपर नीचे, बस कर्व सरफेस एरिया की वजह से फ्लक्स है। तो कर्व सरफेस एरिया की वजह से कितनी फ्लक्स आएगी, ई डी ए cos 0, 0 डिग्री एंगल। तो यहाँ से ई ए बाहर आ गया, डी ए बड़ा एरिया कर्व सरफेस एरिया, ई ए बन गया, तो ई इंटू कर्व सरफेस एरिया कितना इसका 2 पाई आर, इसको एल लेंथ का मान लो, ठीक है ना, कुछ एल लेंथ का मान लो, 2 पाई आर, इस छोटे वाले को 2 पाई आर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब गॉस लॉ से मुझे पता है कि जो फ्लक्स होती है वो कितनी होती है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही क्या होगी फ्लक्स होगी, जो कि हमने भी निकाली इंटू 2 पाई आर, यही होगी ना, अरे यही होगी ना, मुझे बताओ, अरे यही होगी ना, अरे बोल ना, अरे यही होगी ना, बिल्कुल सर यही होगी। अब इस क्यू इनसाइड को हम लिखते हैं कैसे, उसी चार्ज डेंसिटी वाले फॉर्मूला, हमें पता है सर सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू चार्ज माना है हमने, इस सिलेंडर में क्यू चार्ज है मान लो, तो क्यू अपॉन क्यू पर यूनिट एरिया। अब सुनना मेरी बात, या छोड़ो इसको भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही काटते हैं इसको। क्या तुम्हें सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज दिख रहा है, मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस छोटे वाले सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज दिख रहा है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग है, तो अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, चार्ज तो सरफेस पे है, तो सर अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, मतलब ये चार्ज की क्वांटिटी 0 हो गई। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। फील्ड्स तो हमने लाइन्स तो मान लिया ऐसे, क्योंकि ये मानते हैं हम ऐसे कि ऐसे मतलब कन्वेंशन ऐसे मानते हैं हम, लेकिन अंदर तो कोई सर चार्ज है ही नहीं, दिख रहा है तुम कोई चार्ज अंदर नहीं,
बाहर है चार्ज तो सर सरफेस पे, तो जीरो हो गया यहाँ पे क्यू इनसाइड। तो अगर क्यू इनसाइड जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो गई, और अगर ये जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ही होगी। तो मतलब यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। कहाँ पर? अंदर। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पता भी लग रहा है, ठीक है ना। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दिख भी रहा होगा यहाँ पे। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताई थी तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर में से जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना, बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताई थी। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, और लेकिन अगर कई बार निकल भी जाए तो वो परपेंडिकुलर होती है, वो देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक में जीरो मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिकली इनसाइड का केस। अब आउटसाइड का केस भी देख लेते हैं सर एक बार। अब आउटसाइड में हमें बाहर जाना पड़ेगा सर, इस सिलेंडर से चलते हैं बाहर। जो आउटसाइड का केस, ये एक सिलेंडर है, प्यारा सा सिलेंडर। अब हमें बाहर जाना है सर, तो ये इसका वही आर डिस्टेंस, आर रेडियस, ठीक है ना। बाहर गए हम, कुछ आर उस पर, इसका क्या बनाएंगे हम? गॉसियन सरफेस बनाएंगे सर। इसका गॉसियन सरफेस एक बड़ा सिलेंडर बन जाएगा एक बड़ा सिलेंडर बन जाएगा। बड़ा क्या है, इसको इनक्लोज करता हुआ बनाएंगे छोटा सा, क्योंकि हमें चार्ज चाहिए अंतर का। बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेफालतू में ऐसे फिर जगह कवर हो जाएगी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे भी सर हमने गॉस लॉ लगाना है बहुत तगड़े बार। आपको पता है सरफेस पे आ चार्ज, ये चार्ज है प्लस 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 प्लस, इसके सर ये अंदर वाला सिलेंडर देखो, ये वाला है हमारा मेन। अब तुम्हें बाहर बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से सर इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड ऐसे जाएगी इस पॉइंट चार्ज डी ए छोटा एरिया की वजह से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। मैंने कहा बिल्कुल ऊपर नीचे तो होगी नहीं, बार बार मैं करके दिखा नहीं रहा आप लोगों को, ऊपर नीचे तो होगी नहीं, 90 डिग्री बन जाता है। तो फ्लक्स टोटल जब मैं निकालूंगा तो वही वाला केस सर कितनी आएगी, ई इंटू 2πr ई डी ए का इंटीग्रेशन करके, ठीक है, बार बार नहीं कर रहा मैं, ठीक है, यही आएगी। और गॉस लॉ जब मैं इस सिलेंडर पे लगाता हूँ, गॉस लॉ जब मैं इस सिलेंडर पे लगाता हूँ तो मेरे को पता चलेगा जो फ्लक्स होती है वो कितने होते हैं, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब सुनना मेरी बात यहाँ से, अगर मैं सुनना यहाँ पे अब इस क्यू इनसाइड को रिप्लेस कर दूं किससे? आपको पता है यहाँ पे मैंने सिग्मा डिफाइन किया था। सिग्मा का होता है चार्ज अपॉन चार्ज अपॉन एरिया। एरिया क्या है यहाँ पे सर? एरिया बेसिकली ये है, ये वाला जो इसका एरिया, जो बड़ा सिलेंडर है ना सर, ये जो बड़ा सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर मुझे बताओ सर, इस बड़े सिलेंडर में तो कोई चार्ज नहीं, छोटे सिलेंडर में चार्ज है, तो इसी का एरिया रहेंगे ना, इसी की डेंसिटी हम ले रहे हैं, समझ रहे हो, इसी की डेंसिटी ले रहे हैं। तो 2πrl, समझ रहे हो बात? इसी का देखो चार्ज तो इस वाले सिलेंडर में ना, अंदर वाले में, इस वाले पे थोड़ी चार्ज है, तो एरिया इसका लेंगे 2πrl, जिसमें l क्या होगा, उतनी लेंथ जितनी ये क्लोज कर पा रहा है, ये वाला जो बड़ा वाला स्क्वायर है, ठीक है ना, वो ये वाला, क्योंकि वहीं पे हमें चार्ज डेंसिटी चाहिए, ठीक है। तो ये इधर गया, तो सिग्मा इंटू 2πrl ही हो गया टोटल चार्ज इंक्लोज बाय इट, टोटल चार्ज ही हो गया चार्ज बाय एरिया। तो इधर लेके गया चार्ज हो गया, समझ रहे हो बात? अब मैंने इसको और इसको इक्वल रख दिया, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2πrl। अब क्यू इनसाइड अभी निकाला था सिग्मा इंटू 2πrl, है ना, निकाला था नहीं निकाला था निकाला था, सिग्मा इंटू 2πrl, ठीक है ना, बड़ा आर, सॉरी ये बड़ा आ रहेगा, यहाँ पे बड़ा आ रहेगा, देखो यहाँ पे बड़ा आर, ठीक है ना, पे बड़ा आर, ठीक है ना। इसका रेडियस तो बड़ा आर था ना, सॉरी माय बैड, इसकी वजह से देख रहे हैं ना, बट छोटे वाले इसकी वजह से। तो यहाँ इसका रेडियस तो बड़ा आ रहा है, इसका रेडियस छोटा आ रहा है, क्योंकि देखो इसी की चार्ज डेंसिटी देखेंगे ना, तो इसी का एरिया 2π बड़ा आ रहा है, छोटा आर तो उसका है, वो जो बाहर वाले का रेडियस बड़ा, लेकिन आर छोटा लिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है। तो ये हो गया, तो अब 2π से 2π कट, एल से एल कट, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे कितनी आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप देखोगे तो कितनी आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई आपकी, यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी यहाँ से निकल कर सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर, ठीक है ना। देखो सिग्मा यहाँ से बचा था, एप्सिलॉन नॉट नीचे था, आर को मैं नीचे ले आया, और एल तो एल से कट गया, आर बचा, यहाँ पे एल आर बचा हुआ था, ठीक है। तो ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से देखो सिग्मा कांस्टेंट, डेंसिटी आर रेडियस कांस्टेंट है बड़े वाले से जो अंतर है सिलेंडर बेसिकली, एप्सिलॉन कांस्टेंट, तो यहाँ से भी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो दोबारा से वही लिखा कि बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होगी, जितना ज़्यादा दूर जाओगे बेसिकली क्या कह रहा हूँ जितना ज़्यादा दूर जाओगे इसके रेडियस उतना सरफेस पे मैक्सिमम मिल जाएगी आपको, सरफेस पे मैक्सिमम मिल जाएगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन दूर जाओगे तो कम होती जाएगी, और अंदर जाओगे सिलेंडर के तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अंदर जाओगे अगर सिलेंडर के अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? तो ईजी था यार, कुछ नहीं था इसका, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार, ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है। ग्राफ देखो इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट करते हैं ना साथ में साथ,
यहाँ पे हम रखते हैं इसका रेडियस, ये सेंटर है ओ, ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ लिख लो सेंटर जो, ये रेडियस है, और ये देखो ये इन है, ये सिलेंडर के अंदर की बात है, ये आउट है, क्योंकि रेडियस के अगर हम बाहर चले गए तो ये सेंटर से रेडियस, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अब जब हम अंदर थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर जीरो थी, यहाँ तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा, जीरो भी रहेगा। आप रेडियस बढ़ाते जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब एकदम से जब आप रेडियस में लेके आए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई, सबसे ऊपर चढ़ेगी यहाँ पे, जितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। उसके बाद जब आप बाहर लेके जाएंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का नाता है, उसके बाद तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जब बाहर आउट वाला केस है, ये इन वाला केस है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनता है, ठीक, क्लियर क्लियर सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कुछ इसमें खास नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये तो बात हो गई सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग। अब हम बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की, जहाँ पे चार्ज जो है ना वो वॉल्यूम में बिखरा हुआ होगा। यहाँ पे बात करते हैं सेकंड वाले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो चार्ज है ना, चार्ज अब यहाँ पे कहाँ रहेगा, पूरी वॉल्यूम में रहेगा। तो हम यहाँ नहीं डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम इसको लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में कितना, ठीक है, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। देखो 3 डेंसिटी अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ। लैम्डा ये लेंथ पे डिपेंड करता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, और एक अभी आपको बताया गया रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तीनों की हमें जरूरत होती है, ठीक है। अब सुनो, अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सर इसके भी क्या 2 केस बनेंगे, मैंने कहा, ठीक है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मान लेते हैं, ये सिलेंडर है आपके पास, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अब इसमें पूरी वॉल्यूम में चार्ज है, पूरी वॉल्यूम में बिखरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो मर्जी मान लो। मुझे पॉजिटिव मानना अच्छा लगता है, सारे पॉजिटिव मान के करते हैं, मैं भी पॉजिटिव मान के करूँगा सर, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला केस हम देखते हैं सर इनसाइड का केस, ठीक है ना, इनसाइड का केस, अंदर की बात है सर, अंदर की बात है, ठीक है। तो इसका रेडियस मान लो कुछ बड़ा आर, अंदर का पॉइंट ले लो स्मॉल आर, ठीक है ना। वही सर गॉसियन सरफेस बना लो, गॉसियन सरफेस बना लो सर, ना बना लिया सर, तो गॉस लॉ लगा दो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फाई टोटल निकाल लेता हूँ गॉस लॉ से, तो आपको पता ही है क्यू इनसाइड ऑफ आर। तो जब मैंने ये लगाया तो यहाँ की जीरो आती है सर। और हाँ सुनना, यहाँ पे बच्चे को दिक्कत आती है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाऊँ, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना बेटे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो ऐसी जाती है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे रेडियली आउटवर्ड कह रहा है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर होती है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ऐसे हम मान के इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। बड़े वाले सिलेंडर के भी बाहर ऐसे ही जाएगी, ठीक है ना, ऐसे ही जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे छोटे ऐसे डी ऐसे, तो cos 0 आ गया सर, यहाँ पे वही वाला केस ई ए आ जाएगा। कैसे आया ई है, देखो ना यार, दोबारा मेरा करने का मन नहीं करता, इसलिए मैं नहीं करता। देखो ई डी ए का इंटीग्रेशन किया, ई बाहर आ गया, कांस्टेंट था, डी ए इसका कर्व्ड सरफेस, इसका कर्व्ड सरफेस 2 पाई स्मॉल आर एल, तो ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, ठीक है ना, ये आ गया। अब क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, क्योंकि गॉस लॉ से ई इंटू 2 पाई आर एल, इतना तो क्लियर होगा सबको, ठीक है ना, फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब सुनना, इसको मैं लिखता हूँ रो के टर्म्स में। देखो रो क्या डिफाइन किया था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, अपॉन वॉल्यूम। अब सुनना वॉल्यूम कितनी है सर, ये जो जितना छोटा चार्ज इनक्लोज कर पा रहा है, जितना चार्ज, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल, है ना, याद है ना, पाई आर स्क्वायर। अब आर किसका, छोटे वाले का ना, क्योंकि यही चार्ज इनक्लोज कर रहा है, यही गॉसियन सरफेस है, तो स्मॉल आर स्क्वायर एल, ठीक है। इसको तरह जाओ तो रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और हाँ एक और बात बतानी थी तुम्हें यार, मैं तो बताने भूल गया, ये जो चार्ज है ना यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है सारी जगह, ठीक है ना, यूनिफॉर्म का केस है, यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ऐसा नहीं कि कोने पे ज़्यादा चार्ज है कोने पे कम चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज, ठीक है। तभी हम डेंसिटी को डिफाइन कर पा रहे हैं, तो डेंसिटी भी डिपेंड करती है, ठीक है ना, समझ। तो क्यू इनसाइड इतना आ गया, अब हम इसको वैल्यू रखते हैं, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू रखे मैंने रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था, इज इक्वल टू कितना आया, ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल, आर से एक आर मर गया, एल से एल मर गया, पाई से पाई मर गया, तो ई यहाँ से निकल के आया आपके पास रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये निकल गया है, ठीक है। अब देखो जरा, रो कांस्टेंट 2 कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ई जो है वो तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर के, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे ही बढ़ेगा, अंदर ही अंदर, हाँ होना भी चाहिए, देखो कैसे कैसे कैसे, देखो कैसे हो रहा है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, जैसे जैसे आप ये छोटा आर बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगी ना यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। देखो जितना ज़्यादा आर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी, सुना ऐसा समझे, ऐसा भी समझ सकते हो, जितना ज़्यादा आर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा सिलेंडर की वॉल्यूम बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है ना, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी चार्ज की कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वैसे तो चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज भी बढ़ेगा वैसे तो, ऐसा समझो इसको,
जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज इनक्लोज भी तो बढ़ जाएगा, जितना बड़ा सिलेंडर लोगे उतना ज़्यादा चार्ज इनक्लोज कर पाएगा वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो ये इसका फील, ये इसकी फील, ये इसकी फील, समझे। तो ऐसे हमने निकाला सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमने देखा इसका, ठीक है। अब ऐसा ही केस है अगर हम बाहर का केस ले लो, ठीक है ना, बाहर का केस ले लो, इसी डायग्राम में समझा देता हूँ बाहर का केस। बाहर में एक बड़ा सिलेंडर बना लोगे आप जो कि इसको इंक्लोज करेगा, ये ऐसे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना, सेम बनेगा सारा आउटसाइड में। इसमें मैंने सीधा डायरेक्टली लिख दिया क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर है। यहाँ पे एल क्या है, इसकी लेंथ है, और आर क्या है, ये वाला डिस्टेंस है जो बाहर वाले सिलेंडर का है, ठीक है। अब यहाँ पे रो वही केस रो वाला, तो रो इंटू पाई आर किसका लोगे, क्योंकि ये वाली वॉल्यूम इंक्लोज्ड है और जितनी लेंथ इंक्लोज है, पाई बड़ा आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर। पाई से पाई मर गया, बड़े आर से छोटा आर मत काट देना, आर से आर मर गया, ठीक है ना, बस यही मरा। तो यहाँ से ई निकल के आया रो आर अपॉन 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये छोटा आर भी है, थोड़ा डार्क लिखे इसको। ई इज इक्वल टू, देखो ना तुम निकाल सकते हो यार, ये तो मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, खुद निकालने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। ई इज इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाई स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आ गया इसकी वजह से, ठीक है। अब देखना यहाँ पे रो आर का स्क्वायर है ना, रो आर स्क्वायर, रो आर स्क्वायर, ठीक है। रो कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, अंदर वाले सेंटर का 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन 2 कांस्टेंट, और ये जो आर है ये वेरी करेगा, बड़ा छोटा करोगे। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है जो आर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब बाहर चले जाओगे आप हर केस में, पिछले केस में जो सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड अवलोक और नॉन कंडक्टिंग वगैरह देखा था हमने, तो उसमें जब हम बाहर गए थे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था आर के, अंदर तो सीधी आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन बाहर क्या आ रही थी, इनवर्सली आ रही थी। यहाँ पर देखो यहाँ भी इनवर्सली आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होगी ही, ये तो फील है ना इसकी, यही तो फील है, यही तो फील है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो, इजी है इसका ग्राफ भी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का ग्राफ बनाना भी इजी है। देखो यहाँ पे इसका ग्राफ मैं जल्दी से बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका ग्राफ है, ये ई है, ये आपका बेसिकली आर डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ पे इसका रेडियस है, ठीक है ना। अब देखो जैसे आप अंदर हो, जब आप अंदर हो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग केस में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, है ना, आया था ई डायरेक्टली, तो ई बढ़ रहा है जैसे जैसे आप अंदर बढ़, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है, चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। और जैसे आप बाहर आ गए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया आर के, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये इनका ग्राफ है, ये आउट का ग्राफ है, रेडियस से बाहर आ गया आउट हो गए, रेडियस इन तो इन, ठीक है। तो इजी है, इधर इंटरस्टेंडिंग इसकी होनी चाहिए, ठीक है। सरफेस पे हो तो ये जो आर है वो बड़े आर के बराबर है, सरफेस पे देखो मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड, और होनी भी चाहिए क्योंकि पूरी वॉल्यूम कवर हो जाती है, पूरी वॉल्यूम कवर हो जाती है, ठीक है, पूरी वॉल्यूम कवर हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सिलेंडर का कवर हो गया हमारा। अगले पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक और पार्ट अभी प्लेन शीट की वजह से देखेंगे, प्लेन शीट की वजह से कैसे निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड वो देखेंगे, और स्फीयर्स की भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा बीच में 2-3 पार्ट स्फीयर्स, क्योंकि स्फीयर्स का थोड़ा लंबा पार्ट है, वो लंबा जाएगा थोड़ा सा स्फीयर्स वाला पार्ट, ठीक है ना, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो प्लेन शीट की वजह से देखेंगे। तो और आज के लिए इतना ही रखते हैं, सिलेंडर की वजह से सबको क्लियर हो और मजे करो, आज के लिए इतना ही, और पढ़ाई करते रहो, फील्ड के साथ करते रहो, और जो भी पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट उसको जीवन में उतारते रहो, प्रैक्टिकली उसको देखते रहो कैसे कहाँ। फिजिक्स क्योंकि यार आसपास का सब्जेक्ट है, कैसे आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू वेरी मच। और डेरिवेशन से डरना मत डेरिवेशन से बहुत बच्चे डर जाते हैं, ठीक है ना, डरना नहीं है डेरिवेशन से, ठीक है ना। डेरिवेशन तो फिजिक्स की फील को और मजबूत बनाती है, मैथ उसका प्रूफ दे देते हैं। देखो फिजिक्स है फील करने का सब्जेक्ट, आप उसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, ठीक है ना, ला के एक्सपेरिमेंट कर करके। मैथ उसको बस प्रूफ कर देती है एक तरह से, मैथ का यूज हम उसको सिर्फ प्रूफ करें, क्योंकि हर कोई बंदा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता ला के, ठीक है ना, तो मैथ उसको बस एक प्रूफ कर देती है बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो आज के लिए इतने रखते हैं यार, ठीक है ना, और पढ़ाई करते रहो और जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।